स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम निविदा। मैं आज आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। ठीक है, वैसे तो हम बायोलॉजी अपना सिलेबस पढ़ाने के लिए यहाँ पे आए हैं, लेकिन सिलेबस पढ़ाने से पहले हम कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ दे देना चाहते हैं। बायोलॉजी 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 विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। इतना तो हमने जान लिया, लेकिन इसकी खोज किसने की, इसको कितने भागों में बांटा गया है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। सबसे पहले 1802 में लैमार्क और ट्रेविरेनस दो वैज्ञानिकों ने जीव विज्ञान नाम दिया। देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, लैमार्क और ट्रेविरेनस 1802 में जीव विज्ञान नाम दिया। ठीक है, और जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। आगे हम आपको बताएंगे कि अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, लेकिन पहले हम जूलॉजी और बॉटनी के बारे में जान लेते हैं। बायोलॉजी को दो उपशाखाओं में बांटा गया है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी की हिंदी जंतु विज्ञान होती है और बॉटनी की हिंदी वनस्पति विज्ञान होती है। जूलॉजी हम उसे कहते हैं जिसमें हम जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम केवल जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। वैसे तो हम ऐसे लिख भी दिए हैं कि जूलॉजी का अर्थ होता है जू लाइफ प्लस लॉगस इक्वल टू स्टडी, यानी जिसमें हम केवल जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम जूलॉजी कहते हैं, यानी जंतु विज्ञान कहते हैं। और बॉटनी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो बॉटनी इसका अर्थ होता है हर्ब्स एंड ग्रास एंड प्लांट्स, यानी घास होता है, छोटे छोटे पेड़ पौधे और बड़े बड़े पेड़ पौधे भी आ जाते हैं। और लाइफ प्लस लोगस स्टडी, यानी कुल मिलाकर इसका अर्थ हुआ कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब हम आगे आते हैं कि जूलॉजी के जनक किसको माना जाता है और बॉटनी का जनक किसको माना जाता है। जंतु विज्ञान का जनक हम अरस्तु माने जाते हैं, यानी फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु है और फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस है। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। लेकिन आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि आखिर ये फादर्स बनाए क्यों जाते हैं, तो हम बता देना चाहेंगे नोट्स करके कि फादर ऑफ बायोलॉजी इसलिए हम अरस्तु को कहते हैं क्योंकि इन्होंने 823 ईसा पूर्व पहले 500 जीव जंतुओं का अध्ययन किया था। इनकी एक बुक थी एनिमेलिया हिस्टोरिका, उसी में इस जीव जंतुओं के बारे में इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जानते हैं। वैसे ही थियोफ्रेस्टस ने 500 केवल वनस्पतियों पे ही अपना प्रयोग किया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं। इतना तो क्लियर हुआ। कुछ क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं अपने सिलेबस पे, लेकिन हम एकादश का सिलेबस 11th का सिलेबस पढ़ने के पहले हम जान लेते हैं कि हमारा यूनिट क्या है, यानी यूपी बोर्ड का जो एनसीईआरटी पैटर्न पे बुक आई है उसमें सिलेबस क्या दिया है। ठीक है, तो इसमें 5 यूनिट है। पहले यूनिट का नाम है जीव जगत में विविधता, जिसमें 4 चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेंगे। और दूसरा यूनिट है आपका पादप एवं प्राणियों का संरचनात्मक संगठन, जिसमें आपको 3 चैप्टर पढ़ने होंगे। कोशिका की तीसरा यूनिट आता है कोशिका की संरचनात्मक तथा कार्य, और चौथा यूनिट है पादप कार्यकी, और 5वां मानव शरीर विज्ञान। इसी में से हम आपको बताएंगे प्राणियों का संरचनात्मक संगठन। ये दोस्तों इसमें 2 चीज दिया है, पादप एवं प्राणियों का संरचनात्मक संगठन, लेकिन इन दोनों का अगर आप पढ़ेंगे चैप्टर तो दोनों का अलग अलग परिभाषाएं देखने को मिलेंगी। तो हम बात करेंगे प्राणियों को संरचनात्मक संगठन के बारे में, यानी इसमें मानव के तंत्रों के बारे में आप लोग को बताया जाएगा, जिसमें आपका आता है परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम, यानी अनेकों तंत्र आपको आ जाते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आज पढ़ाएंगे आप लोग को परिसंचरण तंत्र। एनीवन, कोई स्टूडेंट बता सकता है परिसंचरण तंत्र होता क्या है? जी, आपने सही बताया, परिसंचरण तंत्र, और इसकी इंग्लिश होती है सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी परिसंचरण तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे, जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे उसका नाम है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है?
यानी रुधिर का इसमें कुछ लोग सोचते होंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, इसमें ब्लड का जो पंपिंग होता है वो किसके द्वारा होता है, किस तंत्र के द्वारा होता है। परिसंचरण की परिभाषा हम पहले जान लेते हैं। परिसंचरण तंत्र वह तंत्र होता है जिसमें भोज्य पदार्थों के साथ साथ रुधिर का भी परिवहन होता है, यानी रुधिर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसे साइकिल में आप लोग हवा भरते हैं, वैसे ही इसमें परिसंचरण तंत्र में एक छोटी छोटी धमनियां और शिराएं होती हैं जो आपके पूरे शरीर में फैली हुई हैं। उसी के द्वारा, हृदय के द्वारा, यानी पूरे धमनियों और शिराओं में आपका रक्त पहुंचाया जाता है। यानी एक लाइन में इसका हम बता देते हैं डेफिनेशन। परिसंचरण तंत्र वह तंत्र होता है जिसके माध्यम से भोज्य पदार्थों के साथ साथ हम रुधिर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। आगे हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे, यानी पढ़ेंगे हम हृदय। आगे आप लोग को हम पढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में मैं आपको परिसंचरण तंत्र के बारे में बता चुकी हूँ, यानी परिसंचरण तंत्र होता क्या है, उसका कार्य क्या होता है, और आगे मैं आप लोग को हार्ट के बारे में बताऊंगी। आप लोग जानते होंगे कि हार्ट पंपिंग का कार्य करता है। किसका पंपिंग का कार्य, यानी ब्लड का पंपिंग करता है। ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये ब्लड आता जाता कैसे हमारे पूरे शरीर में, तो इसलिए इसमें धमनियां और शिराएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हार्ट के बारे में जानने से पहले हमें धमनियों और शिराओं के बारे में जान लेना होगा। ठीक है, धमनी की इंग्लिश होती है आर्टरी और शिरा की इंग्लिश होती है वेन्स। ये धमनियां होती क्या है, आप लोग पीछे वाले कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है, धमनी में शुद्ध रक्त और शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, तो धमनी क्या करती है कि शिरा, पहले हम शिरा के बारे में जानेंगे। शिरा क्या करता है कि हमारे पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लेकर के फेफड़ों में पहुंचाता है और वहां से रक्त का शुद्धिकरण होता है और शुद्धिकरण होकर के पूरे धमनियों के द्वारा हमारे पूरे शरीर में वो फैल जाता है। ठीक है, यानी धमनी में शुद्ध रक्त और शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। क्या आप लोग ऐसा भी जानते हैं कि एक धमनी ऐसी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है? एनीवन, कोई बताए? देखिए, आपने सही बताया। फुफ्फुस शिरा जो होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है और फुफ्फुस धमनी जो होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जो भी लेफ्ट साइड में है उसमें सारे में शुद्ध रक्त बहेगा और जो भी राइट साइड में है उसमें अशुद्ध रक्त बहेगा। यानी हृदय के राइट साइड अशुद्ध रक्त बहता है और हृदय के लेफ्ट साइड शुद्ध रक्त बहता है। हम आपको नोट करके एक बात बता देना चाहते हैं, आपके मन में क्वेश्चन भी उठता होगा कि आखिर इसमें मैं फेफड़े का बार बार नाम क्यों ले रही हूँ। ठीक है, हृदय जो होता है फेफड़े के बाईं ओर ही स्थित होता है, इसलिए बाईं ओर शुद्ध रक्त बहता है। सबसे पहले नोट करके मैं बता रही हूँ, शुद्ध रक्त को छानने का कार्य किडनी करती है और रक्त को, किडनी का अर्थ होता है ब्रेक, और रक्त को शुद्ध करने का कार्य फेफड़ा करता है। रक्त को पंप करने का कार्य, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य आपका हृदय करता है। और यही इतना क्लियर हुआ गाइड्स, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कंफ्यूजन तो हम लोग आगे चलते हैं, हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमारा हार्ट तो वैसे पिंक कलर का होता है, मेरे पास उतना अवेलेबल नहीं था चीजें, इसीलिए मैंने इसको केवल पिंक कलर से ही कर दिया है। लेकिन वेंस जो होती है वो नीला होती है और जो इसमें आर्टरी होती है वो आपकी पिंक कलर की होती है। तो सबसे पहले हम आते हैं हार्ट होता कैसा है। हार्ट जो होता है आपका मुट्ठी के आकार का, आप लोग लाइफबॉय साबुन देखे हैं, उसी के कलर का, मुट्ठी के आकार का, मांसल युक्त और फेफड़े के बाईं ओर स्थित होता है। किस ओर स्थित होता है? बाईं ओर, यानी दाईं ओर न होकर के फेफड़े के बाईं ओर स्थित होता है। ठीक है, हृदय की जो लंबाई होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है। कितनी सेंटीमीटर होती है? 12 सेंटीमीटर, यानी हार्ट आपका लंबा होता है और 9 सेंटीमीटर आपका हार्ट चौड़ा होता है और 6 सेंटीमीटर आपका हार्ट क्या होता है? मोटा होता है। ठीक है, यानी
सारे मनुष्यों में हार्ट 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, सभी मनुष्यों में इसका, यानी जो भी स्वस्थ व्यक्ति रहे, अगर बच्चा भी रहे, जब जन्म लेता है तो उसके समय इसका भार कुछ कम होता है, लेकिन जब वो वयस्क एक व्यक्ति को देखा जाए तो हृदय का भार 300 ग्राम होता है। ठीक है, इतना आप लोगों ने जान लिया। तो हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं, कोई बताए? हृदय के, आपने सही बताया, हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं। क्या कहते हैं हम? पहले को दायां अलिंद, यानी इंग्लिश में इसे हम राइट आर्टियम कहते हैं, हम पहले ही लिख चुके हैं। और इसमें इधर आते हैं तो होता है बायां अलिंद, और इधर आपका होता है दायां निलय, और इधर आपका बायां निलय। हृदय के कितने कोष्ठ हुए? 4। जी बिल्कुल, आप लोगों ने सही बताया। हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं, राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। ठीक है, इसमें 2 चीजें होती हैं, ऊपर सुपीरियर वेना कावा अग्र महाशिरा और नीचे इंफीरियर वेना कावा पश्च महाशिरा, यानी 2 शिराएं, एक ऊपर और एक नीचे। इसमें इधर राइट साइड में आप लोग देखेंगे तो पल्मोनरी आर्टरी होती है, इधर आप लोग को दिख रहा होगा। लेफ्ट साइड में लंग्स दिख रहा होगा, एरोटा दिख रहा होगा आप लोग को, पल्मोनरी वेंस दिख रही होगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं हृदय की संरचना में बात करते हैं। इतना जो मैं बताऊंगी इसमें कोई कंफ्यूजन आपको मैं फिर एक बार रिवाइज कर दूंगी जब जाऊंगी, तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। हृदय एक पेरिकार्डियल आवरण से ढका रहता है। ठीक है, और इसके नीचे कुछ तरल पदार्थ पाए जाते हैं, उसे हम हृदयावरणीय तरल पदार्थ कहते हैं, या इंग्लिश में पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, ये क्या कार्य करता है, किसी को पता है? इसका कार्य यह होता है कि यह हृदय को बाहरी आघातों से रक्षा करता है, आपके हृदय की रक्षा करने का कार्य करता है। ठीक है, ये कार्य इसका होता है। अब हम कार्य विधि इसका पढ़ा देते हैं यहीं पे। सबसे पहले क्या करती हैं कि शिराएं अशुद्ध रक्त को, देखिए यहाँ पे लिखा है सुपीरियर वेना कावा, इसका होता है अग्र महाशिरा। सबसे पहले सभी शिराएं आकर के यहाँ से सुपीरियर वेना कावा से रक्त को लाती हैं पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से रक्त आपका कहाँ आता है? दायां अलिंद में। ये अशुद्ध रुधिर है कि शुद्ध रुधिर है? अशुद्ध रुधिर है। पहले ही मैंने आपको बता चुका है कि जो शिराएं होती हैं उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और हृदय के दाएं साइड में क्या बहता है? अशुद्ध रुधिर। तो सबसे पहले रुधिर आपका कहाँ आया? सुपीरियर वेना कावा से आया पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से आपके दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से दाएं निलय में, और दाएं निलय से डायरेक्ट रुधिर आपका चला जाता है लंग्स में। लंग्स यानी फेफड़े में। मैंने अभी बताया कि लंग्स क्या कार्य करता है? रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। यहीं पे रक्त का शुद्धिकरण होता है, और रक्त आपका आ जाता है पल्मोनरी वेंस में, यानी फुफ्फुसीय शिरा में, और यहाँ से रक्त आपका बाएं अलिंद में आता है, और बाएं अलिंद से बाएं नीले में, और बाएं नीले से डायरेक्ट आपका रुधिर चला जाता है। ये एरोटा आप लोग देख रहे हैं महाधमनी में, और यहीं से शुद्ध रुधिर आपके पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि धमनी में आपका शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, एक बार और मैं इसको बता दे रही हूँ। सबसे पहले रक्त सुपीरियर वेना कावा से कहाँ आता है? आप लोग भी बोलिए। राइट पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ आता है? राइट आर्टियम। इसके बीच एक कपाट आप लोग ढक्कन देख रहे हैं, यहाँ आता है रुधिर, यहाँ से कपाट खुल जाते हैं और रक्त राइट वेंट्रिकल में आता है, और राइट वेंट्रिकल से रक्त यहाँ लंग्स में चला जाता है। उसके बाद आपका ब्लड पल्मोनरी वेन से होते हुए, लेफ्ट आर्टियम से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से डायरेक्ट रुधिर कहाँ चला जाता है? महाधमनी में, और यहीं से रुधिर कहाँ पहुंचा दिया जाता है? आपके पूरे शरीर में। अगर इतना मैं पढ़ाई हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन तो आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, आगे इसमें जब हृदय धड़कता है, क्या आप लोग जानते हैं तो कौन सी क्रियाएं होती हैं? जी आपने सही बताया, इसमें 2 प्रवस्थाएं होती है, एक प्रकुंचन और एक प्रसारण। ठीक है, जब हृदय में रुधिर आता है
ठीक है, तो हृदय फैल जाता है और जब बाहर निकलता है यानी तो धमनियों के द्वारा या शिराओं के द्वारा जब बाहर निकलता है तो हृदय क्या होता है, सिकुड़ जाता है। इसे ही डायस्टोल और सिस्टोल की क्रिया के नाम से जाना जाता है। और हमारा हार्ट बीट जो है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 1 मिनट में 72 से 74 बार धड़कता है। पहले की बुक में आप देखते होंगे कि 72 ही दिया रहता था, लेकिन अब 74 भी दे रहा है। नई वाली बुक में आप लोग देख लीजिएगा। तो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 72 से 1 मिनट में 72 से 74 बार धड़कता है। लेकिन अगर जो मनुष्य अस्वस्थ है, जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक के मरीज है, तो उनमें कम या अधिक भी हो सकता है। और हार्ट बीट को नापने के लिए हम स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे आप लोग को अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और आगे अगर क्वेश्चन कोई फंसा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद। आगे